समय की शिला पर कई चित्र बनाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल विजयादशमी को 100 साल का हो जाएगा। उससे पहले दिल्ली में उसके मुख्यालय केशव कुंज की नई इमारत खड़ी हुई है। मूल्यों, संस्कारों और परंपराओं की मजबूत मिट्टी पर ये इमारत खड़ी हुई है। इसके उद्घाटन समारोह में जहां देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंचे, वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। जिस बीजेपी के साथ आरएसएस के संबंधों का आरोप विपक्ष लगाता है, उस बीजेपी का टॉप नेतृत्व भी यहां मौजूद था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां हाजिर थे। इस समारोह में 4000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। इस इमारत ने नया चोंगा जरूर पहना है, लेकिन इसकी आंखों ने इतिहास के कई सफेद और स्याह तस्वीरों को देखा है। उन्नीस में जब यहाँ आरएसएस का दफ्तर खुला तो अंग्रेजों का राज था। तब से पिछले 86 वर्षों में देश, समाज और धर्म की यात्रा का गवाह बना केशव कुंज अब नई चमक के साथ सामने है। 1925 में विजयादशमी के दिन जो आरएसएस सिर्फ 5 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ था, आज उसके लाखों स्वयंसेवक हैं। बल्कि आरएसएस के ही एक स्वयंसेवक पिछले 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस ने कभी भी, मेरे इतने साल के संबंध है, हम लोगों को न कभी इस प्रकार से काम करने के लिए कहा है। आरएसएस पहले से कहता है कि जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट होगा वो उसकी मनमर्जी का मालिक है, उसको ठीक लगे तो काम करे, नहीं लगे तो ना करे। आरएसएस की पहचान के 3 पहलू हैं: अनुशासन, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद और समाज सेवा। वक्त के थपेड़ों को सहता हुआ आरएसएस के संघर्षों को कामयाबी का वो मुकाम हासिल हुआ है, जिसमें 12 मंजिला अत्याधुनिक कार्यालय तैयार हुआ है। आपको बता दें कि सबसे पहले 1939 में आरएसएस का ये कार्यालय यहाँ पर झंडे वाला मंदिर के पास केशव कुंज में स्थापित किया गया था। तब ये कुछ कमरे का ही था और उसके बाद धीरे धीरे करके इसका विस्तार होना शुरू हुआ। अब जो नया कार्यालय बना है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं कि सबसे पहले जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, ये 12 मंजिला टावर है। इसका नाम प्रेरणा रखा गया है। ये टावर 2 है और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जो देश भर से स्वयंसेवक आएंगे प्रवास के दौरान, वो यहाँ पर रहेंगे। उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सरसंघ चालक और सर कार्यवाह, उनका भी रहने का इंतज़ाम यहीं पर किया गया है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये भोजनालय है, जहाँ पर करीब 80 लोगों के बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई है। इसमें करीब 300 कमरे बनाए गए हैं और यहाँ पर उतने ही लोग रह सकते हैं। इसके साथ ही जो पहला टावर है, आप जो इस समय देख रहे हैं, इसमें इसका नाम साधना रखा गया है और इसमें कई व्यवस्था की गई है। इसमें जो दिल्ली का ऑफिस है आरएसएस का, उसको रखा गया है। सुरुचि प्रकाशन, जो कि आरएसएस का ही पब्लिकेशन है, उसको भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही ऑर्गेनाइज़र और पांचजन्य, उनके कार्यालय भी पहले टावर में रखे गए हैं। आपको फिर अब ये भी बता देते हैं कि इसी पहले टावर में अशोक सिंघल जी के नाम पर सभागार बनाया गया है, जिसमें कि 463 की कैपेसिटी है। और इसमें कुछ अन्य भी ऑडिटोरियम बनाए गए हैं, जहाँ पर कि छोटी छोटी जो सभाएं हैं वो आयोजित की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी यहाँ पर हॉल बनाया गया है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से ये इमारत बनी है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के रहने, बैठक करने और भोजन करने की व्यवस्था है। 1939 में झंडेवाला में बने केशव कुंज कार्यालय में 1962 में 1 मंजिला भवन बना। 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई। अब 45 सालों के बाद एक भव्य और शानदार इमारत बनकर तैयार हो गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था।
इस अनुशासन में भविष्य संवारने का दमखम है। इस परिश्रम में परिवर्तन की अद्भुत क्षमता है। इस हिम्मत में हिंदुस्तान को नई दिशा देने की ताकत है। इसलिए आरएसएस सवालों के घेरे से उबरकर अपने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में आगे रहता है। आजादी के बाद ऐसे कई मौके आए जब आरएसएस ने विचारधारा से अलग हटकर विरोधी विचार की सरकारों की भी मदद की थी। विभाजन के समय में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा राहत शिविर बनाए थे। 1962 के चीनी युद्ध में सीमा पर जाकर जवानों की जो मदद की थी उसे पूरे देश ने सराहा। 1965 के युद्ध के समय कानून व्यवस्था संभालने और हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी आरएसएस ने किया। इमरजेंसी के खिलाफ 1975 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। इनके अलावा चाहे ओडिशा में आया चक्रवात हो या भोपाल की गैस त्रासदी या फिर 1984 के सिख विरोधी दंगे या गुजरात में भूकंप, उत्तराखंड की बाढ़ हो या करगिल युद्ध में घायलों की सेवा, इन सब में संघ ने राहत और बचाव का कार्य किया। सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। वाजपेयी की जुबानी ही सुनिए कि संघ ने संकट के समय देश सेवा कैसे की। बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी ने उन पर आपत्ति नहीं की। अभी इमरजेंसी के खिलाफ अभी बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था और जिसको संज्ञा दी गई थी सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया उसका अंश मेरे पास है। लेकिन आरएसएस पर सवालों के तीर भी चले। 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में बिखर गई, तो उसमें एक कारण आरएसएस की दोहरी सदस्यता का भी था। जनता पार्टी में मधु लिमये समेत कुछ नेता चाहते थे कि वाजपेयी, आडवाणी समेत दूसरे नेता संघ से अपना नाता तोड़ें। इस विजय पर हावी थे। तुम आगे बढ़ो। जनसंघ के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। दरअसल आरएसएस के निर्माण के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध था। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन के विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हेडगेवार ने अपने घर पर 5 लोगों के साथ संघ की शुरुआत की। उस बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार ने संगठन का नाम दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। कोट पुष्प चढ़ रहे देव के सब शुभ चरणों पर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। 5 लोगों से शुरू हुए आरएसएस का प्रभाव आज भारत के साथ विदेशों में भी है, लेकिन जिस आरएसएस की मदद जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने ली, वो आरएसएस आज के कांग्रेस के निशाने पर रहती है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. दरअसल अपने निर्माण के 10-12 सालों में ही आरएसएस युवाओं में काफी लोकप्रिय होने लगा था। इस बात को तब महात्मा गांधी ने भी भांप लिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी।
एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।